किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से विश्व व्यापार संगठन बनाने के पीछे विकसित देशों की मंशा क्या होती है। ये विकसित देश दरअसल विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से विकासशील देशों में बर्बादी, भुखमरी और गृह युद्ध जैसे हालात भी हो सकते हैं। और ये सभी कुछ आप जो है मौजूदा भारत के अंदर इस तरह के हालात देख रहे हैं। उसके बाद इन गलत सलत चीजों को मीडिया किस तरीके से प्रचारित और प्रसारित करता है अपने माध्यमों के जरिए, और यदि कोई व्यक्ति मीडिया के मतों से अलग मत रखता है तो लोगों के लिए उसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में मैंने G20 समिट का उदाहरण आप लोगों के सामने रखा था, और साथ ही किशन पटनायक जी इस सवाल को भी उठाते हैं कि बहुत जल्द हम लोग ये सवाल करने लगेंगे कि क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब विकास जो है उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है क्या। तो यहां पर हमने अपना पिछला एपिसोड समाप्त किया था। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। तो चलिए तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है शासक जमात और उसका दर्शन। इस टॉपिक को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें किशन पटनायक जी ऐसी बातों को फोकस कर रहे हैं जिनके बारे में अमूमन चर्चा होती है। ये जो राजनेता है, ये जो शासक वर्ग है हमारे देश का, उसका दिल अपने देश में ना होकर विदेशों में बसता है जाकर। इसीलिए इस टॉपिक को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अगर नई आर्थिक नीतियां इतनी घातक हैं तो उन्हें क्यों लाया जा रहा है? अगर डंकल का जहर इतना घातक है तो उन्हें क्यों जानबूझकर निगला जा रहा है, मतलब क्यों जानबूझकर नीलकंठ बनने की कोशिश आप कर रहे हैं? अगर विश्व व्यापार संगठन हमारा शोषण ही करेगा तो उसमें क्यों शामिल हुआ गया है? अगर ये सब फैसले देश के लिए नुकसानदेह हैं तो फिर देश के साथ विश्वासघात कौन कर रहा है? एक राष्ट्र के साथ विश्वासघात कहां से होता है? बड़ा अहम प्रश्न है। अब इसका उत्तर सुनिए। एक व्यक्ति कोशिश करेगा कि 80 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र के साथ विश्वासघात करे तो वह टिक नहीं पाएगा, उसको लोग धूल में मिला देंगे। एक व्यक्ति विश्वासघात नहीं कर सकता। विश्वासघात तो राष्ट्र का एक वर्ग करता है। कौन है ये वर्ग? अब जरा इसका एनालिसिस भी सुनिए। फिलहाल हमारे जीते जागते एक वर्ग देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, नहीं तो भारत की खादानों की मिल्कियत विदेशी कंपनियों को देने का निर्णय कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है विश्वासघात? संसद में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, गुलामी का समर्थन कर रहे हैं। बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, अजीत सिंह, नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, ये किस वर्ग के हैं? सवालिया निशान। ज्योति बसु और वीपी सिंह कहां पढ़ते हैं? ये भारत का वह वर्ग है जिसका भारत की धरती से संबंध बहुत दिन से नहीं है। भारतीय समाज का मोटा मोटी बंटवारा है कि जिसका लगाव धरती के साथ है, जिसका जीवन धरती पर निर्भर है, उसका इस देश की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, और जिसके पास ज्ञान है, सत्ता है, उसका इस धरती से कोई लगाव नहीं है। वे किसी भी वक्त इस धरती को छोड़ सकते हैं। मेरा क्या है, मैं फकीर हूं, किसी भी समय झोला उठाकर चल दूंगा। आजकल ऐसे ऐसे जुमले भी अक्सर सुनाई दे जाते हैं। तो ये उनकी मंशा ही जाहिर करते हैं शासक वर्ग की, कि देश के संसाधनों को अच्छे से लूटेंगे, उसका दोहन करेंगे और फिर झोला उठाकर चल देंगे। और ये सब कुछ वे इसीलिए कर पाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो शोषित वर्ग है, उसका राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से शासक वर्ग अपनी मनमानी कर पाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ भिड़कर हम लोगों को दिलाए हैं, वो राजनीतिक तौर पर यदि वे सक्षम ना होते तो हम लोगों को नहीं मिल सकते थे। सारे अधिकार जो हैं वो संसद में बनते हैं, इसीलिए राजनीति में दिलचस्पी होना बेहद जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि सब कोई राजनेता बन जाएं, लेकिन अपने राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उनको जानना तो हर एक को चाहिए। किसी भी वक्त अपने गांव को छोड़ सकते हैं, किसी भी वक्त अपने राज्य को छोड़ सकते हैं, अपनी माता को छोड़ सकते हैं, किसी भी वक्त अपने देश को छोड़ सकते हैं। उनके दिल में कोई दर्द नहीं होगा। कितनी आसानी से भारत के पढ़े लिखे लोग, नव धनाढ्य या शासक वर्ग के लोग अमेरिका में बस जाते हैं, कभी ना वापस आने के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने भी यही सारी स्थितियां थी। वे यदि चाहते तो ऐशो आराम से महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना
और अपने सोए हुए लोगों के अधिकारों को अकेले ही सुरक्षित करके चले गए। और आज हम इतने सारे लोग मिलकर करोड़ों की संख्या में भी उन अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली इलिटरेट हैं, राजनीतिक तौर पर अशिक्षित हैं। तो इस छोटी सी बात को समझे जाने की जरूरत है। उनमें अपनी संस्कृति से किसी तरह का लगाव काम नहीं देता, कहीं विवेक आड़े नहीं आता। और अगर हम जरा भी ध्यान से देखें तो पाएंगे कि शासक पार्टी ही नहीं, विपक्ष की सारी पार्टियों के प्रमुख नेताओं के बाल बच्चे अमेरिका यूरोप में बसे हैं या बस गए हैं। सिर्फ राजीव गांधी के बच्चों का ही विदेश से लगाव नहीं है, हरकिशन सिंह सुरजीत के बच्चे का भी है, अडवाणी के बच्चे का भी है, बीजू पटनायक के बच्चों का भी है। वहीं राजनेताओं से भी आगे हैं वकील, नौकरशाह और सेना के अधिकारी, वे लोग जिन पर देश की हिफाजत का जिम्मा है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग और लेखक, पत्रकार भी इस बिरादरी में शामिल हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं और चलने वाली हैं, उससे इसी वर्ग का लाभ होगा, इसी की समृद्धि आएगी। तो बहुत तीखी आलोचना कर रहे हैं शासक वर्ग की, और साथ ही इस ओर भी ध्यान दिला रहे हैं कि हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि सोनिया गांधी क्योंकि एक विदेश से आई हुई भारतीय बहू हैं, इसलिए उनके बच्चों की दिलचस्पी जो है वो सिर्फ विदेशों में है, जबकि ये सरासर गलत बात है। हर नेता के परिवार और बच्चों की दिलचस्पी, खुद नेता की दिलचस्पी जो है वो विदेशों में है, वहां की नागरिकता हासिल कर लेने में है। यहां तक कि अक्षय कुमार जो बात तो बड़ी बड़ी इतिहास की पुस्तकों में बदलाव करने की, उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में चैप्टर ऐड ऑन करने की करते हैं, लेकिन वो खुद कौन सा इस देश के नागरिक हैं, इस देश की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता लेकर वहां बसे हुए हैं और बात करते हैं राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद आपके और मेरे लिए छोड़कर ये लोग सब विदेश भाग जाते हैं। उससे इसी वर्ग का लाभ होगा, इसी की समृद्धि आएगी। भारत में इसी समूह के हाथ में लगातार सत्ता और ज्ञान केंद्रित रहा है, इसलिए आजादी के बाद फिर उन्हीं के पास सत्ता आ गई, ज्ञान भी उन्हीं के पास रहा। देश को गुलाम बनाने के लिए वह हर कदम पर सहमत होते गए, अभी तक होते रहे हैं। तो यहाँ पर कैथरीन मेयो की जब हमने पुस्तक पढ़ी थी, कैथरीन मेयो क्योंकि खुद भी इतिहासकार थी, इसलिए उन्होंने भी इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हजारों साल से उत्तर भारत की तरफ से जो लगातार हमले होते रहे हैं और वहां पर बसने वाला जो इलाका था, जिसे सावरकर ने अपने हिंदुत्व में सप्त सिंधु कहा है और बड़ा प्राइड फील करते हैं वो इस बात को कहते हुए कि वहां हिंदू बसते थे। तो प्राचीन हिंदुओं ने सारे हमले जो है वो चुपचाप सह लिए, ऐसा कैथरीन मेयो ने भी अपनी बुक मदर इंडिया में मेंशन किया है, फर्स्ट चैप्टर में ही, पहले भाग में बुक के। जितने भी आर्थिक सचिवालय हैं दिल्ली में, व्यापार, उद्योग इत्यादि, इससे जो मुखिया हैं वे या तो ब्राह्मण हैं या कायस्थ हैं या राजपूत हैं। विश्व बैंक से भी पैसा लेते हैं और भारत सरकार से भी लुके छिपे ढंग से नहीं, खुलेआम लेते हैं। मतलब दोहरी लूट करते हैं ये, और फिर सारा पैसा लेकर चंपत हो जाते हैं। और इनके पैसे से जो टैक्स होता है, जो ये छोड़ कर जाते हैं टैक्स, उसका सारा भार आपके और हमारी जेबों पे ही पड़ता है। वे कब यहाँ हैं और कब वहां हैं, अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपको याद नहीं रहेगा कि विमल जालान अभी कहाँ हैं। 1991 में वे भारत में थे, वित्त मंत्रालय में सचिव थे, अभी कहाँ हैं पता नहीं चलता है। और इसमें से अधिकांश के बीवी बच्चे भी विदेश में ही हैं, वहीं रहेंगे। जो भारत की आर्थिक नीतियों का संचालन करने वाले मुख्य लोग हैं, उनका भविष्य बस चुका है अमेरिका में, या उनकी ऊर्जा लगी हुई है कि भारतीय नहीं, अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे कुमार विश्वास जी का भी याद आता है। वो राम के नाम की इतनी माला जपते हैं, लेकिन अपनी बिटिया को विदेश में पढ़ाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उनका अपनी बेटी के साथ वीडियो सर्कुलेट हुआ था और बड़े गर्व से वे ये बता रहे थे कि वे प्रिंसटन कॉलेज था शायद, जहां से वे डिग्री लेकर निकली हैं। यदि यहाँ की धरती, यहाँ के ये रामायण महाभारत इतने अच्छे हैं तो उन्होंने अपनी बिटिया को यहाँ पर ही क्यों नहीं पढ़ाया। फिर यह देश कैसे चल सकता है जिस देश को चलाने वाले लोगों का प्रेम इस देश में नहीं है। अपने देश के भविष्य के बारे में जो कभी सोचते नहीं हैं, वे क्या इस देश के साथ न्याय कर पाएंगे। कोई अपना भविष्य सोचता है तो कोई अपने बेटे के माध्यम से सोचता है, अपनी बेटी के माध्यम से सोचता है,
जिनके बेटे या बेटी विदेश में हैं वे भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। तो अगेन बहुत अच्छी बात पर यहाँ वे फोकस कर रहे हैं, हमारा ध्यान दिला रहे हैं। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, अपने बच्चों को IIM में, IIT में या एम्स में या IIMs में भेजने की कोशिश करते हैं, भारत में रखकर ही पढ़ाकर अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उन्हें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को सुधारने में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। वे क्यों चाहेंगे कि यहाँ के लोग पढ़ लिख कर उनको कम्पीट करें, उनके बच्चों को कम्पीट करें। भारत के साथ जो ये विश्वासघात अपने ही देश के विशिष्ट वर्गों का है, ये भयावह है। चाहे 1857 हो या पलासी का युद्ध हो या 1991-92 का मौजूदा दौर, तो मतलब इन्होंने 1857 के विद्रोह से लेकर 1992 के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विध्वंस तक की सारी घटनाओं को लिया है। 1857 में जगत सेठ और मीर जाफर विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। मुगल साम्राज्य जब जम रहा था तो उन दिनों राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराणा प्रताप नहीं थे। उन दिनों समाज के विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मान सिंह थे, जो बादशाह से रिश्ता बनाकर उनके दरबार में मंत्री बने थे। ऐसा लग रहा है बार बार दुखती रग पता नहीं क्यों दबाई जाती है इन लोगों की। यही वे राष्ट्र की सबसे बड़ी विडंबना है। इसी के अंदर छिपा हुआ है भारत की पराधीनता का लंबा इतिहास। एक धारणा है कि भारत में जो शासन करेगा वह ऐसे समूह से निकलेगा जिसका लगाव यहाँ की धरती से नहीं है। इससे राष्ट्रीयता मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए भारत को खतरा है। खतरा इसलिए नहीं है कि पंजाब में कुछ हो रहा है, खतरा इसलिए नहीं है कि बोडोलैंड में उल्फा वाले कुछ कर रहे हैं। देश को चाहे जैसा खतरा हो, पर इस जमात को इस विकास नीति, इस अर्थ नीति, इस राजनीति से लाभ ही लाभ है। तो विकास की नीति से किसको कितना लाभ है, अब ये आप समझ लीजिए। और अब तो किशन पटनायक जी का, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना, पिछले चैप्टर में वे कहते हैं बहुत जल्द ये प्रश्न सामने खड़े हो जाएंगे कि क्या विकास उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। आपको नहीं दिख रहा, लेकिन 3 दशक पहले भी किशन पटनायक जी ने ये बात को लिख दिया है। एक बुद्धिजीवी वर्ग का यही काम होता है कि अपने समाज को पहले ही आगाह कर दे आगे आने वाले समय के लिए। इनके कामकाज के पीछे ये बहुत साफ दर्शन काम कर रहा है कि जिसे चाहे हमें तो गुलामी का दर्शन कह सकते हैं। गुलामी में एक तरह की सुरक्षा है, अनुकरण है, और निर्भरता में एक सुरक्षा है, खासकर बौद्धिक निर्भरता में। जो व्यक्ति या समूह लंबे समय तक गुलाम बने रहते हैं उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाता है। ज्यादा समय तक गुलाम रहने वाले देशों और कम समय तक या न के बराबर गुलाम रहने वाले देशों के चरित्र में एक भिन्नता होती है। अमेरिका ने भी गुलामी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन बहुत जल्द उसने छुटकारा पा लिया। महज कुछ ही सालों में वे आजाद हो गया। इसलिए आज अमेरिका कहाँ तरक्की कर रहा है, उसके स्वभाव में, उसके राष्ट्रवाद में और भारतीयों के राष्ट्रवाद में, यहाँ के राजनेताओं के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का फर्क आप देख सकते हैं। वो अर्श पर और हम गर्त पर। प्रथम श्रेणी के लोग अपने निर्णय से कठिन काम नहीं कर सकते। गुलाम व्यक्ति आदेश मिलने पर जमकर काम करता है, अनिच्छा से करता है, उसमें रस नहीं मिलता, कठोर निर्णय से भागता है। जो कठिन है वह संभव है, जो दीर्घकालिक हित के लिए आवश्यक है, ये भाव उनके आचरण से गायब हो जाता है। भारत का लगभग हर एक बुद्धिजीवी अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रसंगों में यही बात कहता है, बात तो सही है लेकिन काम कठिन है। कठिन शब्द का उच्चारण वह इस तरह करता है कि मानो कठिन असंभव का पर्यायवाची है। मतलब ऐसे एहसान जताते हुए बातों को कहेगा या आपके काम को करने के लिए राजी होगा, जैसे कि गुरु ये तो काम बड़ा असंभव है, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा ही मादा है जो मैं करके दिखा रहा हूं। इस तरह का भाव रहता है लोगों की बातों में। मूल योजना मालिक बनाता है, कार्यान्वयन के स्तर पर नौकर भी बहुत सारे परिवर्तन और निर्णय लेने का अधिकार ले लेता है। सामूहिक गुलामी की आदत से कुछ ऐसा स्वभाव पैदा हो जाता है कि योजना की दिशा या मूल सिद्धांत को बनाने की वह कोशिश भी नहीं करता। संभवतः महिलाओं पर यह बात लागू होती है। जिन समाजों में लंबे समय से महिलाओं को कानूनी आजादी मिल गई है, वहां भी महिलाएं मौलिक निर्णयों के स्तर में दखल नहीं देती। दर्शन और मूल सिद्धांत के क्षेत्र में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, जबकि ब्यूरो में वे माहिर हो जाती हैं। तो अगेन यहाँ पर जो फेमिनिज्म की हम बात करते हैं औरतों के लिए, फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म
को मानने वाली, उसकी पैरवी करने वाली बहुत सी औरतें ऐसी हो सकती हैं जो कमाती हों लेकिन फिर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हों, कोई इंडिपेंडेंस उनको न मिले, अपने ही पैसे को खर्च करने के लिए वो आज़ाद नहीं हों। ये भी हो सकता है और ये भारत से लेकर अमेरिका तक सभी समाजों में एक जैसा है। इस तरह का स्वभाव पैदा होने के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय से गुलामों में पाया जाता है कि सारे गुलाम देशों का एक लक्षण है। अल्पकालीन गुलामी में सिर्फ राजनीतिक गुलामी होती है, दीर्घकालीन गुलामी में मानसिक गुलामी आ जाती है। इसीलिए गुलामी से अभ्यस्त समूहों में गुलामी के प्रति आक्रोश शिथिल होता है, गुलामी के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती। वे समझ नहीं पाते कि गुलामी एक घृणित बुराई है। तो ये करीब करीब वैसी ही बातें हैं जैसी डॉक्टर अंबेडकर अपने लेखों में, अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे कि राजनीतिक गुलामी से आप मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलामी से उभरने में बहुत समय लगता है। उसके लिए सही तरीके से इंसान को शिक्षा लेनी चाहिए ताकि सोचने समझने की ताकत उसमें बढ़ सके। हमारे जितने राष्ट्रीय बुद्धिजीवी हैं, जिस तरह की अंग्रेजी विद इन ब्रैकेट अखबारों को राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है, उसी तरह कुछ अंग्रेजी वाले बुद्धिजीवियों को राष्ट्रीय बुद्धिजीवी कहा जा सकता है। व्यंग्य है। उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर किसी ने यह नहीं माना कि 1857 के पलासी युद्ध में पराजय के कारण भारत बर्बाद हो गया, उसकी अपूरणीय क्षति हुई। आजादी खोना बुरी बात तो है, लेकिन के लहजे में हमारा बुद्धिजीवी ऐसी बातें कहने लगेगा मानो आजादी खोना कोई पछतावे की बात नहीं। उसकी कीमत पर हमने इतना सारा फायदा हासिल किया है कि हमें तो अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमको दास बनाया। कितना करारा और तीखा व्यंग्य कर रहे हैं किशन पटनायक जी कि इतिहास लेखन में किस तरह की चोरी बेईमानी की गई है शुरू से ही, और अंग्रेजों की चाटुकारिता को किस तरह प्रोजेक्ट किया है कि यदि अंग्रेज देवता नहीं आते तो हम ब्राह्मण देवता का उद्धार ही संभव नहीं था। भारत के कितने अंग्रेजी लिखने बोलने वाले बुद्धिजीवी हैं जो भारत के आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजी हुकूमत को श्रेय नहीं देते, जो ये नहीं मानते कि अगर भारत पर ब्रिटिश हुकूमत नहीं होती तब भी भारत आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी भाषा का उतना फायदा उठा पाता जितना वे आज उठा रहा है। आज ये जो वैज्ञानिक तरक्की है, इसरो की सफलता पर जो प्रधानमंत्री फूले नहीं समाते गर्व से, वेदों का बार बार हवाला देते हैं। यदि वेद इतने ही बढ़िया थे तो हजारों सालों से कभी एक सुई का ही निर्माण कर दिया होता आप लोगों ने। ये तो अंग्रेजों की बदौलत हम लोग जो है विज्ञान की बातें कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें हम कर पा रहे हैं। यदि वे ना होते तो आज भी हम वैदिक युग में ही जी रहे होते। अपवाद के तौर पर ही ऐसे लोग मिलेंगे। 1857 की असफल क्रांति के बारे में हमारे कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों ने लिख दिया है कि जो हुआ वे अच्छा ही हुआ। अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो भारत अज्ञान के अंधकार और अंधविश्वास के गर्त में डूबा रह जाता। ऐसा मानने वालों के मस्तिष्क के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कहीं उनके मस्तिष्क में कोई छेद तो नहीं हो गया है, अन्यथा सामने पड़े हुए तथ्यों को वो कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। उनके सामने यह तथ्य है कि जापान और चीन यूरोपीय हुकूमत के अधीन नहीं रहे। क्या चीन और जापान का आधुनिकीकरण भारत से कम हुआ है? हो सकता है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जापान को अपने से कम आधुनिक समझता है, क्योंकि पढ़ा लिखा जापानी हाल के दिनों पर फर्श में बैठकर अतिथियों को चाय पिलाता है। मतलब फर्श पर बैठकर भी आप आधुनिक हो सकते हैं। और ये बात झूठे संस्कारों की नहीं, ये बात सोच की है, मानसिक गुलामी से उभरने की है। दिमाग में छेद वाली बात अनुसंधान के लायक है, विद इन ब्रैकेट जीव विज्ञान के तहत नहीं, मनोविज्ञान के तहत। जैसा कि मैंने एकदम अभी कहा कि सांस्कृतिक गुलामी नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से आपको मुक्ति चाहिए। अच्छे से अच्छे आदमी भी इसका शिकार हो जाते हैं। एजी नूरानी अंग्रेजी अखबारों के लेखकों में एक सौम्य व्यक्ति हैं। उनका लेख नपातुला, संयत और सज्जनता पूर्ण होता है। श्री नूरानी के बारे में चीन यात्रा से लौटकर अपना संस्करण उन्होंने लिखा। उसमें यह सूचना दी कि चीन के रेडियो पर अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है और चीनी लोग बड़े आग्रह से रेडियो खोलकर अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं। इसका हवाला देकर श्री नूरानी ने अपने देश की उस मूर्ख जमात पर तीखी टिप्पणी करी। हमारे अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के नेताओं को इससे सबक लेना पड़ेगा।
जैसे कि इंडिया नहीं भारत, और इसके पीछे किस तरह की मानसिकता है ये भी हम जानते हैं। अचानक से क्यों इंडिया से इतना जो है हेट हो गई यहां के लोगों को, जबकि इसरो में भी इंडिया है, इंडिया एम्स, हर एक चीज में इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बजाय ऑल भारत मेडिकल इंस्टीट्यूट, कहां कहां तक आप नाम बदलेंगे। ये सचमुच अजीब बात है। श्री नूरानी अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी हटाओ वाले भारत में अंग्रेजी को शिक्षा और राजकाज के माध्यम से हटाना चाहते हैं। श्री नूरानी यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन कभी अंग्रेजों को अपने देश की शिक्षा और राजकाज का माध्यम नहीं बनाएगा। सिर्फ एक विदेशी भाषा के तौर पर अंग्रेजी चीन में लोकप्रिय हो रही है। तर्क की इस गलती का तर्क शास्त्र में एक खास नाम है, आंशिक सामंजस्य वाली वस्तुओं को एक जैसी समझने की गलती करना, अर्थात फैलेसी। उदाहरण के लिए अब यहां एक सटीक उदाहरण वे दे रहे हैं। राम का रंग गोरा है, रहीम का रंग गोरा है, अतः राम और रहीम दोनों का रूप एक जैसा है। तो अब आप ये समझिए कि दक्षिणपंथी लोग इसी तरीके से आप लोगों को जो है कंफ्यूज करते हैं। तर्क की गलती तो दुनिया के आधे लोग करते हैं, लेकिन श्री नूरानी वाले तर्क का सारे के सारे भारतीय बुद्धिजीवी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दिमाग में छेद वाली बात की पुष्टि होती है। तो आज का ये एपिसोड हम इसी तरह की मानसिक गुलामी और मानसिक विकृति के ऊपर खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में चर्चा को हम आगे लेकर जाएंगे, जिसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।